नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 30 मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जो कि मैं डेली करता हूं कि सबसे पहले आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर कर दें। ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ये है कि हर प्रतियोगी परीक्षार्थी तक हमारे करंट अफेयर्स पहुंचे और उसे इसका लाभ मिले और अंतिम रूप से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपका एक भी करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा में गलत ना होने पाए। तो ठीक है, फिर अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और कहा था कि उसका उत्तर आप लोग अपने जो है कमेंट बॉक्स में करेंगे, अर्थात जो है इसका उत्तर आप लोग जरूर देंगे। काफी लोग करते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग की संख्या बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिए, क्योंकि हो सकता है कि जो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दें वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा। यकीन मानिएगा कि उस एक प्रश्न से हो सकता है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कौन सा प्रश्न पूछा था और जिसका सही उत्तर क्या होगा। तो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात WIPO की स्थापना कब हुई थी? इसका काफी लोगों ने सही उत्तर बताया था। मोस्टली लोग सही उत्तर ही बताते हैं, तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1967 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात विपो की स्थापना हुई थी। आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स पर, अर्थात 30 मई का हमारा कौन सा करंट है। तो ये देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा कि विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था, कब हुआ था ये इनका जन्म? और अक्सर आप लोगों ने जो है हाल ही के वर्षों में विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में कई बारे में डिबेट वगैरह भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो फटाफट बताइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1883 अर्थात 1883 को विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो है काफी कुछ प्रयास किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं व्याख्या। और ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यही हैं आपके कौन? विनायक दामोदर सावरकर जी। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था? 28 मई अर्थात 28 मई 1883 अर्थात 1883 को कहां पर हुआ था? नासिक में हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी है, प्लस वर्ष याद करना रखना है, और साथ ही साथ में ये प्लेस भी आपको याद रखना है। यानी कि पहली लाइन से आपको 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, प्रश्न कई बार आपसे घुमा करके कुछ भी पूछ लेता है, इसलिए जो भी फैक्ट होते हैं उन सभी फैक्टों की नॉलेज जो है आपको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वह सभी धर्मों के रूढ़िवादी जो भी परंपराएं थी, विचार थे, उनके वो क्या थे? विरोधी थे। अर्थात कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी किसी किसी धर्म में जो रूढ़वादी प्रकृति के होती हैं, जो सावरकर जी थे वो इनके खिलाफ थे, वो आधुनिकीकरण के पक्ष में थे, हालांकि संस्कृति कला परंपराओं के पक्षधर भी थे। ठीक है, लेकिन रूढ़वादी विचारों के खिलाफ थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की। कई बार आपके जीएस में यहां से प्रश्न पूछा है, आप लोग तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार भी आपकी परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछ रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी पुस्तक, ये वाला पॉइंट भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पुस्तक ने किसने लिखा इसके बारे में पूछा है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कई बार आपके एग्जाम में पूछी है, इसलिए इसको भी आप लोग क्या करिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो भी फैक्ट यहां पर दिए गए हैं, ये सारे फैक्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में क्या है, विरूपाक्ष मंदिर जो है अभी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसका एक भाग जो अभी क्या हुआ है? गिर गया है। ठीक है, तो ये चर्चा में है और इससे प्रश्न जो है बन जाएगा आपके एग्जाम में। तो पूछा है कि विरूपाक्ष जो मंदिर है वो दरअसल कहां पर स्थित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके बारे में न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कर्नाटक में दरअसल विरूपाक्ष मंदिर क्या है? अवस्थित है। और विरूपाक्ष जो है क्या कौन थे? ये भगवान शिव के क्या हैं? अवतार कहे जाते हैं, भगवान शिव के, अर्थात भगवान शंकर जी के क्या कहे जाते हैं?
अवतार कहे जाते हैं। ठीक है, भगवान शिव के अवतार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो हाल ही में विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा क्या है, गिर गया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी के ऐतिहासिक स्थल में क्या है, अवस्थित है अर्थात स्थित है। और सबसे बड़ी बात कि ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए, ये कूट के फॉर्म में पूछ लेगा कि ये कहां पर अवस्थित है और क्या ये जो है विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित है या नहीं है यूनेस्को के। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस मंदिर के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो विजयनगर साम्राज्य से इसका इतिहास दरअसल जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। दूसरा, यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, जो कि भगवान शंकर के अर्थात भगवान शिव के क्या है, अवतार कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब ये आर्ट एंड कल्चर का दरअसल क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया इस सम्मेलन का आयोजन, यह प्रश्न आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, या ऑप्शन नंबर बी बरेली, या सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी मुंबई। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा कि अभी हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दरअसल 2 दिवसीय जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है, नई दिल्ली स्थित, यानी प्लेस याद रखिएगा, और कहां पर, किस जगह पर, तो आईआईटी दिल्ली जो आपकी है, आईआईटी दिल्ली में कब से कब तक, 27 मई से लेकर के 28 मई 2024 के मध्य में या बीच में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन पर कहीं भी कोई समिट होती है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और जलवायु परिवर्तन आपके निबंध के लिए, आपके एस्से के लिए, सॉरी आपके जीएस पेपर फर्स्ट के लिए, जीएस पेपर थर्ड के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गेल के पहले, जो गेल इंडिया लिमिटेड है, तो हाल ही में गेल के पहले हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। फटाफट इसका उत्तर आप लोग बताइए। इस प्रश्न को जो है दरअसल मैंने एक बार शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो था, मैंने शायद आपको कराया था जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो बताइए दरअसल इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। कहां पर अभी गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मध्य प्रदेश में जो है इसका अभी पहला संयंत्र लगाया गया है, उद्घाटन किया गया है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला हाइड्रोजन संयंत्र क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना वर्ष की बात करते हैं कि दरअसल इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1984 अर्थात 1984 में हुई थी। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार संस्थाओं के बारे में जो है हेडक्वार्टर से संबंधित अर्थात उनके मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि हरित हाइड्रोजन क्या है। इस समय हरित हाइड्रोजन अपने आप में चर्चा में है और ग्रीन हाइड्रोजन पर मैंने एक आर्टिकल भी कराया था योजना मैगजीन से, आपको अगर याद होगा। अगर आपने ये आर्टिकल नहीं देखा है तो ग्रीन हाइड्रोजन पर आर्टिकल हमने कराया था। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसके स्कोप आगे हैं, इस पर आप लोग विधिवत तरीके से जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है ये, कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अर्थात जो कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, का प्रयोग कर जल के विद्युत अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा, जल के विद्युत अपघटन के द्वारा। और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जल को, यानी कि आपका जो H2O होता है, इसका क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है H2O का, यानी कि जल का। और ये फिर किस में डिवाइड हो जाता है, ये फिर हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में दरअसल कार्बन का एक्सक्रीशन नहीं होता है, तो अपने आप में जो है
ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। हालांकि अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो है ग्रीन हाइड्रोजन अपने आप में जो है बहुत ही व्यापक असर डालेगा। और गेल इंडिया लिमिटेड जो इसका इस्तेमाल करेगी, दरअसल अपने चीजों को, अपने संयंत्रों को चलाने के लिए इसका उपयोग करेगी। बाद में जो है इसकी एनर्जी को अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार इस पर काफी कुछ प्रयास कर रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, आपके मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको शॉर्ट नोट्स यहां पर लिखने के लिए पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? यह भी अपने आप में एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को लेकर के समाज में कई सारी जो है भ्रांतियां और कई सारे अंधविश्वास भी व्याप्त हैं। आपसे पूछा है कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 28 अप्रैल अर्थात 28 अप्रैल, या फिर 28 मई, या फिर 26 मई, या फिर 27 जून। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, अर्थात 28 मई को जो है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, जिसको मिनिस्टर जो है साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि साल के 5वें महीने, किसके महीने? 5वें महीने 28 तारीख को, ठीक है। 5वें महीने में क्यों? क्योंकि 5 डेज का जो है साइकिल होता है, ठीक है। जो मासिक धर्म का साइकिल होती है 5 डेज की होती है, और क्या होता है 28 डेज पर क्या होता है, रिव्यू होता है उसको, सॉरी दोबारा होता है। तो इस हिसाब से जो है इसको इस तरीके से फिट किया गया है कि ताकि इस पर जो अवेयरनेस है, यानी कि जो समाज में जो भ्रांतियां हैं वो क्या हो, दूर हो, और इस पर क्या कुछ पॉइंट्स जो हैं इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2013 में। किसके द्वारा? ध्यान रखिएगा, जर्मनी आधारित एक गैर सरकारी संगठन क्या है, वॉस यूनाइटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और प्रॉपर तरीके से 2014 में इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यह है कि जो कथित कलंक है एक तरीके से कि इस जब ये मासिक धर्म होता है तो कई बार जो है आज ही समाज में लोगों के मन में जो है अलग अलग प्रकार की जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए महिलाओं को, इस समय ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कई प्रकार के अंधविश्वास व्याप्त हैं और मुझे लगता है कि इन अंधविश्वासों से लोगों को थोड़ा सा उबरना चाहिए, इनसे दूर होना चाहिए, और स्वच्छता आदि को लेकर के जो है चीजें थोड़ा सा सही होनी चाहिए, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है कि कथित कलंक को मिटाने और सभी के लिए सुलभ मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के पक्ष में वैश्विक जन आंदोलन या वैश्विक जागरूकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी अवेयरनेस के लिए जो विद्यालय होते हैं प्राइमरी से लेकर के जो जूनियर लेवल के, वहां पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि जो भी भ्रांतियां हैं समाज में वो दूर हो जाएं, ठीक है। थीम क्या है इसकी, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो विश्व मासिक धर्म दिवस है, ठीक है, उसमें जो इस बार की थीम है वो क्या है, पीरियड अनुकूल विश्व। क्या? पीरियड अनुकूल विश्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नीसी जनजाति। नीसी जनजाति का संबंध किससे है? ये अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में, आगे हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग ये बताइए कि नीसी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नीसी जनजाति का संबंध क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। आपको बता दूं कि नीसी जनजाति से ही क्या हुआ है कि अभी अरुणाचल प्रदेश की महिला हैं, उन्होंने क्या किया है, एवरेस्ट को फतह किया है। आइए देखते हैं हम लोग कि कबक यानो हैं, उन्होंने क्या काम किया है कि कबक यानो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति की पहली महिला बन गई हैं। जी अपने आप में जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है। किस जनजाति की? नीसी जनजाति की, ठीक है। इसके अलावा नीसी अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, निर्जातीय समूह है, ध्यान रखिएगा। और इस जनजाति में यानी कि नीसी जनजाति में क्या है कि बहुपत्नी विवाह की प्रथा जो है प्रचलित है और झूम खेती ये लोग करते हैं। कई बार जो है जो जनजातियां होती हैं, जो निजातियां होती हैं, उनमें प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें बहुपत्नी विवाह प्रथा है या नहीं है, या इनका जीवन यापन कैसे होता है, इनका कौन सा प्रमुख नाट्य है। इस प्रकार के प्रश्न जो है जातियों और जनजातियों से पूछे जाते हैं। आपको बता दूं कि भूगोल वाले सेक्शन में जातियां जनजातियों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान करके इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये नीसी जनजाति की प्रथम महिला बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया है।
और साथ ही साथ में ये अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बन गई हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और 4 अन्य महिलाएं कौन सी हैं, ये आपका टास्क है, आप लोग इंटरनेट पर सर्च करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। झूम खेती करते हैं, झूम कल्टीवेशन आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और अलग अलग झूम कृषि को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम दिया गया है, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछते हैं, ठीक है। झूम कल्टीवेशन पता ही होगा कि जब हम कृषि के लिए किसी फॉरेस्ट एरिया को कट करते हैं, वहां की प्रोडक्टिविटी जब बढ़ जाती है, कुछ समय तक हम वहां पर कृषि करते हैं, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहां पर जंगलों को काटते हैं, फिर वहां पर खेती करते हैं और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। हालांकि इससे प्रदूषण बहुत होता है, अर्थात डिफॉरेस्टेशन बहुत होता है, ठीक है। झूम कल्टीवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में आपको पता होगा कि इसमें जो है भूस्खलन आया हुआ था, और भूस्खलन से बचाव एवं राहत कार्य के लिए भारत सरकार ने दरअसल कितने रुपए की राशि जो है हेल्प के लिए अर्थात सहायता वहां पर प्रदान करने की घोषणा की है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की बात की है भारत ने, या फिर 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की बात की है भारत सरकार ने, या फिर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए भारत सरकार ने कितनी हेल्प की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अर्थात 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की बात अभी हाल ही में भारत सरकार ने किया है। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, कंट्री, अब इसके बारे में टास्क आप लोग के लिए कि पपुआ न्यू गिनी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लीजिएगा। हालांकि हमने शायद पिछले या उसके पिछले वीडियो में पपुआ न्यू गिनी के बारे में 2-4 फैक्ट आपको हमने बताए थे, ठीक है। तो पपुआ न्यू गिनी में आए भूस्खलन से बचाव एवं राहत कार्य के लिए भारत सरकार ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। ध्यातव्य है, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल अर्थात IPOI की एक मुख्य स्तंभ है, अर्थात इस क्षेत्र में जो भी चीजें होती हैं उनके लिए भारत सरकार हमेशा तत्पर रहेगा। वर्ष 2019 का शायद ये संधि, आई थिंक, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे में बढ़ते हैं। सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे, कौन थे सबसे पहले जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए एडमंड हिलेरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी बछेंद्री पाल, या फिर एडवर्ड क्लिंटन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अर्थात एडमंड हिलेरी के द्वारा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे, 2 व्यक्ति थे। दोनों का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा 29 मई अर्थात 29 मई 1953 अर्थात 29 मई 1953 को इन्होंने यह फतह हासिल की। डेट याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे। इसके अलावा हिलेरी को ब्रिटेन में नाइटहुड की पदवी से भी सम्मानित किया गया था। किसको, हिलेरी को, ठीक है। यानी कि जो है एडमंड जो हिलेरी है उनको ब्रिटेन ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। अब आप लोग, एक टास्क आप लोग के लिए है कि नाइटहुड की पदवी से भारत में किसको सम्मानित किया गया था, जो है आपको इसका उत्तर जो है देना है। कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो फिर आप इसको सर्च करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। इसके अलावा जबकि तेंजिंग नार्गे जो थे वो कौन थे, वो नेपाली पर्वतारोही थे, जिन्हें एवरेस्ट और साथ ही साथ में केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए उनको जाना जाता है। नेपाली थे ये, दरअसल नेपाली पर्वतारोही थे। और वर्ष 2008 में क्या हुआ था कि एडमंड हिलेरी का निधन हो गया था और नेपाल सरकार ने उनके सम्मान में 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। कब, 29 मई को जो है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाए जाने की घोषणा नेपाल के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर कितने समय के लिए प्रतिबंध लगाया है, बताइए फटाफट इसका राइट आंसर। तो इसका सही उत्तर होगा कि अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने जो है गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाना जो है लगा दिया है। क्यों लगा दिया है, ये जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो निकोटीन और तंबाकू है इसका जो है बहुत ज्यादा जो है इसका उपयोग ना किया सके, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने पान और गुटखा मसालों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उद्देश्य क्या है कि तंबाकू और निकोटीन की खपत पर प्रतिबंध लगाना है।
ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी की अगर बात करते हैं तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। अब देखो एक बात, निकोटीन जो शब्द आप देख रहे हो ना, निकोटीन ये बहुत हार्मफुल होता है, कैंसर कॉजेस भी होता है। निकोटीन जो है दरअसल ना, आप जो चाय पीते हो रोजाना, उस चाय में भी निकोटीन की मात्रा होती है। निकोटीन किसी चीज के आपको आदी बना देता है, ठीक है। निकोटीन धीरे धीरे अपना प्रभाव डालता है सिगरेट में। किसमें? सिगरेट में। जब आप लोग स्मोकिंग करते होगे, वैसे नहीं करते होगे मुझे उम्मीद है, और करना भी नहीं इन फ्यूचर कभी। स्मोकिंग जो लोग करते हैं, जो सिगरेट होता है ना, सिगरेट बहुत हानिकारक चीज होती है, और इसका जो धुआं होता है वो ना सिर्फ पीने वाले को नुकसानदेह होता है, बल्कि जो उसके आसपास लोग होते हैं उनको ये ज्यादा नुकसान करता है। और कहा जाता है कि सिगरेट के धुएं में 5000 टॉक्सिक्स जो सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, 5000 प्रकार के केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं। सोचिए आप कितनी भयानक चीज है। इसमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, बहुत सारे रिंग्स इसमें पाई प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या है? हार्मफुल हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होती है इसके धुएं में। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता होगा कि कितनी हार्मफुल होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन की क्षमता को क्या करती है? रोक देती है, ध्यान रखिएगा। तो सिगरेट अर्थात स्मोकिंग अपने आप में हानिकारक है, तंबाकू का सेवन ना करें, ना स्मोकिंग करें। ये सब बातें आप युवा होंगे, आप लोग को ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपाल अपना गणतंत्र दिवस कब मनाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर है 28 मई, या फिर 28 जून, या फिर 2 फरवरी, या फिर 28 मार्च। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 28 मई को नेपाल अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। क्यों मनाता है? क्योंकि दरअसल क्या हुआ था कि 28 मई 2008 को नेपाल को गणतंत्र देश के रूप में क्या हुई थी? मान्यता मिली थी। तो 28 मई से फिर नेपाल अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। और इस वर्ष नेपाल दरअसल अपना 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और नेपाल आपका क्या है? पड़ोसी देश है। और नेपाल की सीमाएं किन किन जो है राज्यों से भारत के लगती हैं, यह भी मैंने आपको एक दिन बताया था। अगर आपको नहीं ध्यान हो तो आज रिवाइज कर लीजिएगा कि नेपाल की जो सीमा है भारत के किन किन राज्यों से लगती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यह टास्क आपका है। मैं करंट पढ़ाते समय 2-3 टास्क आप लोग को देता रहता हूं। प्लीज आप लोग जो है इन टास्कों को पूरा करते हुए चलेगा। जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा और जो जो मैं बताता हूं उन सभी टास्क को अगर आप पूरा करते हुए चलते हैं, जो भी पॉइंट्स यहां पे दिए रहते हैं उनको अगर आप कंप्लीट करते हैं, यकीन मानिएगा कि ना सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न सही होंगे, बल्कि अधिकतर प्रश्न आपके जीएस के अथवा सामान्य अध्ययन के भी सही होंगे। बस आप मुझ पर भरोसा रखते हुए मेरे द्वारा बताई गई चीजों को आप जो है नोट डाउन करते चलिएगा। यकीन मानिएगा आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। बस एक बार आप मेरी बात को मान करके मेरे बताए गए रास्ते पर आप लोग चलते रहिए, बस, ठीक। इसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब आज का प्रश्न आप लोग के लिए है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। अब ये प्रश्न सीधा आपके जीएस में पूछता है। अब ये प्रश्न मैंने आपसे दे दिया और आपसे मैंने कहा कि इसको याद रख लीजिएगा। इसमें कौन सा बड़ा टास्क है जो आप ना कर पाए, करिएगा तो इसका फायदा आपको मिलेगा, अन्यथा फिर तो चलते रहिए भेड़ बकरी की चाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर के देखना है। आप लोग वीडियोस को देखते हो लेकिन कमेंट्स नहीं करते हो, मुझे इस बात का दुख है। प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि जब आप कमेंट्स जो है मैं उत्तर देते हैं तो प्रश्न आपके दिमाग में फिट बैठ जाता है, फिर आप भूलते नहीं हो, ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप इसका उत्तर जरूर दिया करें, ठीक है। तो आपको अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, इसका उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। और अब हम लोग आज के वीडियो से आज का मुख्य परीक्षा का प्रश्न कौन सा बनेगा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो भूस्खलन क्या होता है, इसको रोकने के क्या उपाय हैं। भूस्खलन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स भी बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी समस्या अपने आप में, भारत में भी जो है ये समस्या खासकर हिमालय क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा है, व्यापक स्तर पर। तो भूस्खलन क्या होता है, इसको रोकने के क्या उपाय हैं, और ये आपका पॉइंट किसमें जाएगा, जीएस पेपर फर्स्ट में, जियोग्राफी के सेक्शन में जा सकता है, मतलब जाएगा, वहां पर आपको पढ़ना रहेगा। और साथ ही साथ में जीएस थर्ड में जो डिजास्टर मैनेजमेंट होगा इसमें भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ में एनवायरमेंट के सेक्शन से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं लैंडस्लाइड वाले टॉपिक को, ठीक है। कि अगर लैंडस्लाइड जैसी आपदा आती है तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं या उसे कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड्स इंपॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल एक नई सीरीज के साथ, तब तक आप सभी लोग
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरी ओर से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं हैं कि जब भी आप एग्जाम दें अंतिम चयन आपका सुनिश्चित हो, यही हमारा टारगेट है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।